पखावज शब्दांश मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाते हैं? पखावज। पखावज जानते हैं, जिसका एक बेहतरीन आर्टिस्ट है आपके तोताराम शर्मा। तो पखावज का प्रयोग होता है दोस्त ओडिसी में। इसमें ओडिसी कहाँ का होता है साथी? भैया उड़ीसा का होता है। कहाँ का होता है? उड़ीसा का होता है। अब बताएंगे जो इसका संबंध होता है वो कौन से भगवान जी से होता है? तो ये होता है भगवान कृष्ण, ओडिसी। और साथ में आपका जो भगवान जगन्नाथ के यात्रा में भी इसका इस्तेमाल होता है। कहाँ पर? भगवान जगन्नाथ की यात्रा में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, इससे ये संबंधित है। अगर मैं पूछूं इसमें जो मुद्रा होती है वो कौन सी होती है ओडिसी में, तो आप कहेंगे भैया त्रिभंग मुद्रा होती है। क्या बोलेंगे? त्रिभंग स्टाइल इसमें होती है। अगर मैं पूछूं कौन सी केव्स हैं जिनमें इसका विवरण मिलता है, गुफा कौन सी है, तो वो गुफा है उदयगिरी। पूछ ले, उदयगिरी या खंडगिरी केव्स का जो संबंध है वो किस क्लासिकल डांस से है? तो आपका आंसर आना चाहिए कि भैया वो ओडिसी से है। मुझे बताएं ओडिसी की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? कौन सा स्टेप होता है वो? ओडिसी की शुरुआत होती है आपकी मंगलाचरण से। क्या बोलोगे? मंगलाचरण से। और मंगलाचरण के समय पर ही आपका ये जो पखावज है इसको प्ले किया जाता है। और अंत कहाँ पर होता है मुझे बताएंगे? जो आपका एंड होता है तो वो किस पर होता है? वो मोक्ष पर होता है। किस पर होता है? मोक्ष पर होता है। और यहाँ पर एक डांस किया जाता है थारी झम डांस। बहुत बार आपसे पूछ लेगा जो थारी झम नृत्य है साथी आपका, पहले हम क्लासिकल डांस को निपटा देंगे एकदम से, फिर हम फोक डांस को धीरे धीरे से निपटा देंगे। तो मोक्ष थारीजम नृत्य, तो मैं आपसे पूछूं थारीजम नृत्य किस स्टेट में होता है, तो क्या आंसर देंगे? भैया ओडिसी में वो होता है। ओडिसी में होता है। ओडिसी में जो साथी आपका, अगर मैं बात करूं जो नृत्यांगना है वो एक ज्यामितीय पैटर्न बनाती है, एक ज्योग्राफिकल पैटर्न बनाती है। उस पैटर्न को क्या कहा जाता है? ओडिसी में एक ज्यामितीय पैटर्न बनता है। और उस क्या बोलेंगे? ओडिसी में एक ज्यामितीय पैटर्न बनता है और उस ज्यामितीय पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो उस ज्यामितीय पैटर्न को बोलते हैं संचल मूर्ति। क्या बोलते हैं? संचल मूर्ति। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है संचल मूर्ति का संबंध किस क्लासिकल डांस से है? किस क्लासिकल डांस से है? अगर आपसे पूछे ओडिसी का अन्य नाम क्या है, ओडिसी नृत्य का जो अन्य नाम है, तो याद रखना उसको ओरिली भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? भैया ओरिली भी कहा जाता है। ओरिली भी कहा जाता है। हु इज द फादर ऑफ ओडिसी डांस? फादर कौन है इसके, अर्थात इसके जनक कौन है? तो जनक आप कहेंगे इसके जनक हैं गुरु पंकज चरण दास। और भैया जितने भी नामों में आपका चरण आए वो सबका संबंध किससे होगा? पंकज चरण दास। दो रूट वर्ड मैंने आपको बता रखे थे दोस्त क्लासेज में, जब हमने आपको स्टैटिक जी के पढ़ाई थी कि भैया दो रूट वर्ड मत भूलना। कौन कौन से? एक तो चरण नाम मत भूलना और एक महापात्रा नाम मत भूलना। क्या? चरण और महापात्रा। ओके, तो गुरु पंकज चरण दास है। मुझे बताओ इसमें जो अन्य म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से प्रयोग होते हैं, अन्य वाद्य यंत्र इसमें कौन कौन से प्रयोग होते हैं? तो जो बाकी इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं साथी, उसमें एक तो आपका होता है कौन सा? मंजीरा। मंजीरा, पखावज और ढोल, इनको कभी नहीं भूलना। क्या? मंजीरा, पखावज और ड्रम, अर्थात आपका ढोल का प्रयोग होता है। ढोल का प्रयोग। अगर मैं पूछूं इसमें जो आपका ओडिसी है, ओडिसी के प्रमुख कलाकार में सबसे बड़ा नाम कौन सा है? का नाम याद आएगा? ओडिसी के प्रमुख कलाकार सोचिए। जब आप इस तरह से सोचते हैं तो दोस्त आपकी मेमोरी हमेशा बिल्ड होती है। इसमें एक तो आपका, जब मैंने कहा कि एक तो चरण मत भूलना, चरण, चरण नाम से आता है आपका केलू चरण महापात्रा। केलू चरण महापात्रा, इनको किसके लिए जाना जाता है? तो केलू चरण महापात्रा इनको भैया जाना जाता है क्योंकि ये एक पद्म विभूषण प्राप्त कर चुके हैं। वी फॉर विभूषण। और विभूषण कब मिला इनको? सन 2000 में। तो 2000 में ये पाने वाले फर्स्ट ओडिसी बने थे, पहले ओडिसी बने थे, इसीलिए इनका नाम याद रखना। अब जितने भी चरण हैं या फिर जितने भी चरण और महापात्र, तो जैसे एक नाम मैं आपसे पूछूं महापात्र बताना, तो आप बोलोगे भैया मोहन महापात्र हैं, आपका सुजाता महापात्र हैं। जैसे कि मैं आपसे बोल दूं यहाँ पर आपका एक केलुचरण, जैसे तो ऐसे कालीचरण नाम भी आता है, कालीचरण नाम भी आता है। यहाँ पे याद रख लेना केलुचरण महापात्रा को हम किसके लिए जानते हैं? इनको सृजन स्कूल के लिए भी जानते हैं। सृजन स्कूल किस वर्ष में खोला था इन्होंने? सृजन स्कूल, तो सृजन स्कूल इन्होंने खोला था आपका ओडिसी के लिए ही 1993 में। क्या बोलोगे? 1993 में खोला था, जिसकी फंक्शनिंग 1994 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल, तो पेरिस में है, लंदन में है, लियोन में है या फिर ब्रुसेल्स में है? तो इंटरपोल का मुख्यालय है साथी आपका कहाँ पर? लियोन्स में। और लियोन कहाँ पर पड़ता है? तो लियोन पड़ता है हमारा फ्रांस में। कहाँ पर पड़ता है? ये फ्रांस में स्थित है। कहाँ पर है? फ्रांस में। और ये दुनिया का सबसे बड़ा आपका क्या बोलोगे? इंटरनेशनल पुलिस, दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है आपका। ब्रुसेल्स में किसका हेडक्वार्टर है? ब्रुसेल्स में है नाटो का। नाटो का हेडक्वार्टर। मुझे बताओ नाटो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं। और मुझे बताइए इसकी जो साथी आपका स्थापना हुई थी वो किस वर्ष में हुई? नाटो की स्थापना हुई है आपका क्या बोलेंगे? 4 अप्रैल 1949 को। क्या? 4 अप्रैल 1949 को। नाटो में साथी कितने सदस्य देश हैं बताएं? नाटो में जो कुल सदस्य हैं उनकी संख्या है 32। और 32वां देश कौन सा है आपका? 32वां देश है आपका स्वीडन। स्वीडन की राजधानी कौन साथी मुझे बताएगा? स्वीडन की राजधानी कौन बताएगा? तो स्वीडन की राजधानी है आपका क्या बोलेंगे? वो है भैया आपका मार्क रूटो। बहुत बढ़िया होता है, बी फ्लवर, उन्होंने चीफ भी बता दिए नाटो के। ऐसे छात्रों की हमेशा आवश्यकता होती है जो आपका चीज़ों को सोच पाते हैं, वही अपनी चीज़ों को सिलेक्शन में कन्वर्ट कर पाते हैं। बहुत शाबाश। तो 32वां स्वीडन रहा, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। देखो ब्रुसेल्स में और किसका हेडक्वार्टर? यूरोपियन यूनियन। आपसे पूछे यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो यूरोपियन यूनियन ई का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछे तो वो भी ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर है? वो भी ब्रुसेल्स में है। और ब्रुसेल्स किस देश में है? क्या ये बता पाएंगे आप? ब्रुसेल्स किस देश में है? तो आप बोलेंगे इसका जो साथी आपका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 1958 में, 1958 में, 1958 में रोम की संधि से। किससे? रोम की संधि से। लेकिन वास्तविक पहचान इसको 1995 में मिली। कब मिली? 1995 में इसको वास्तविक पहचान मिली थी। रोम ट्रीटी से इसको आपका स्थापित किया गया था। और इसको नोबेल प्राइज भी एक बार यूरोपियन यूनियन को मिल चुका है। नोबेल प्राइज किस वर्ष में मिला है? नोबेल प्राइज याद रख लेना, इसको 2012 में मिला है। कब? 2012 में मिला। एक हम आपसे पूछेंगे WTO क्या है बताओ? विश्व व्यापार संगठन, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व व्यापार संगठन क्या बनेगा? विश्व व्यापार संगठन।
और विश्व व्यापार संगठन की अगर हम बात करें आपसे, विश्व व्यापार संगठन की अगर हम बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? WTO का जो हेडक्वार्टर है दोस्त, वो आपको बताना है कि भैया ये जेनेवा में है। कहाँ पर है? जेनेवा में। कब स्थापित किया गया था इसको? 1 जनवरी 1995 को इसको स्थापित किया गया था। और किस संधि से? तो याद रख लेना, इसके लिए संधि हुई थी, वो हुई थी माराकस ट्रीटी। माराकस संधि से इसको स्थापित किया गया था। लेकिन इसके अगर पहले नाम की मैं आपसे बात करूं तो इसका प्राचीन इतिहास क्या है कि 1947 में यही WTO, पुराना नाम लिखना इसका, पुराना नाम जो था इसका, ओल्ड नेम, वो होता था 1947 में ITU। क्या? ITU। ITU का मतलब है आपका इंटरनेशनल इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन। क्या बोलोगे? इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन हुआ करता था इसका नाम। और बाद में यही नाम 1948 में क्या हो गया था? गाट। 1948 में इसका नाम हो गया था गाट। अब गाट का फुल फॉर्म आपको बताना है। क्या बोलेंगे? गाट का फुल फॉर्म जरा सोचिए। गाट का पूरा नाम क्या होता है? इसमें होता है जर्नल, क्या बोलेंगे? जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जर्नल एग्रीमेंट, जर्नल एग्रीमेंट ऑन, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड, ऑन टैरिफ, टैरिफ एंड ट्रेड्स। जितने भी आपका टैरिफ और ट्रेड है उन सब के ऊपर एक साधारण समझौता है टैरिफ, इसलिए इसको कहा जाता है आपका गाट। और गाट का मुख्यालय कहाँ पर? या बोले WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में है, जेनेवा में। क्योंकि व्यापार तो हमेशा ही जानलेवा चीज होती है, व्यापार में कभी भी घाटा आ जाता है। मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे जिनको पहला मैग्सेसे मिला है? बोलेंगे भी फटाफट से, मैग्सेसे। बहुत बोलेंगे जी फटाफट से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सारे बताएंगे, सारे लोग बताएं, आंसर करेंगे। तो क्या बोलेंगे? मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे हैं। कब मिला था विनोबा भावे जी को? 1958 में मिला था, 1958 में मिला था, 1958 में। ओके, 1958 में। अगर मैं आपसे पूछूं विनोबा भावे भारत में किससे जुड़े रहे, कौन से आंदोलन से? तो इन्होंने देश की आजादी के बाद में 1951 में एक आंदोलन चलाया था, भूदान आंदोलन। कब का? 1951 का। जिसमें क्या इनको मिला था? आपका भूमि का दान, की जिनके पास ज्यादा जमीन है वो उनको जमीन दान कर दो, जिनके पास नहीं है, हाँ भैया, इनको पोचमपल्ली में, कहाँ पर? पोचमपल्ली जो तेलंगाना क्षेत्र का है आपका, वहां पर पहला भूदान मिला था। पोचमपल्ली तेलंगाना में, तेलंगाना में आपको इनको दान मिला था, दान मिला, ठीक है। क्या बोलेंगे? ही गॉट द चैरिटी इन पोचमपल्ली तेलंगाना। यही है साथी जिनको भारत रत्न दिया गया। तो मुझे बताएं विनोबा भावे जी को भारत रत्न कब दिया गया था? तो भारत रत्न इनको दिया गया 1983 में, 1983 में दिया गया। अब हम आपसे पूछेंगे मैग्सेसे पुरस्कार किस देश की सरकार देती है? भैया बताइए इंटरपोल की स्थापना कब हुई? 1923 में। जिन साथियों ने नहीं लिखा अपने नोट्स में लिख लो, इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई थी। क्या बोलेंगे जी? मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय। तो हम बात करते हैं मैग्सेसे पुरस्कार की। मैग्सेसे, मैग्सेसे बताइए कौन से देश की सरकार देती है? तो यहाँ पर आपका फिलीपींस गवर्नमेंट इसको देती है। और फिलीपींस के आपका कौन से राष्ट्रपति थे? फिलीपींस के 3rd राष्ट्रपति थे। क्या बोलोगे? फिलीपींस के 3रे राष्ट्रपति थे। क्या बोलेंगे? आपका मैग्सेसे, जिनकी याद में इसको दिया जाता है, मैग्सेसे की याद में इसको दिया जाता है। किस डेट को दिए जाते हैं ये? तो याद रख लेना भैया, इनको दिया जाता है आपका कब? 31 अगस्त को, 31 अगस्त को। इसी अवार्ड को हम बोलते हैं एशिया का नोबेल। क्या? एशिया का नोबेल किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो इसी को कहते हैं। मैग्सेसे अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अभी वर्तमान में इसके जो क्षेत्र हैं वो हो गए हैं 5। क्या बोलोगे? 5। अगर आपसे पूछे इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, स्थापित किया गया था 1957 में, 1957 में। क्या आप मुझे बता सकते हैं दूसरे भारतीय कौन? दूसरे भी भारतीय ही थे, जैसे कि ये 1958 में मिला तो CD देशमुख। CD देशमुख याद है, RBI के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, RBI के CD देशमुख, इनको 1959 में दिया गया। मदर टेरेसा जी को कब मिला था ये बताओ? मदर टेरेसा को रमन मैग्सेसे अवार्ड कब मिला था? तो 1962 में। MS सुब्बुलक्ष्मी को कब मिला था? अच्छा आप MS सुब्बुलक्ष्मी जी का भारत रत्न मुझे बताओ। MS सुब्बुलक्ष्मी, तो इनको मिला था आपका ये 1974 में। और MS सुब्बुलक्ष्मी का याद रख लेना, इन्होंने 1966 में UN में प्रदर्शन किया था। क्या? कहाँ? UN में परफॉर्म कब किया था इन्होंने? तो 1966 में परफॉर्म किया था MS सुब्बुलक्ष्मी ने। ये बात हमको पता होनी चाहिए। इसमें आपका राशि दी जाती है $50,000 की और एक स्वर्ण पदक दिया जाता है। PG मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी बाद में देख। भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? पहली रेलवे यूनिवर्सिटी बताइए। पहली रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ पर? भैया 1998 में मिला MS सुब्बुलक्ष्मी को। बताइए किसने सबसे पहले आंसर दिया? अभिषेक पांडे जी ने। बहुत कमाल। तो भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी थाने में है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में बन रही है, वडोदरा गुजरात में। भैया वडोदरा गुजरात में बन रही है, जिसका नाम होगा आपका NRTI। क्या नाम होगा? NRTI। NRTI का मतलब क्या है? नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। क्या बोलेंगे? नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, NRTI इसको कहा जाता है, NRTI। ये बात याद रखेंगे। ओके, अब स्थापना हुई इसकी, तो याद रखना 2018 में इसकी स्थापना हुई है, 2018 में। तो मेरा क्वेश्चन रहेगा आपसे, नेशनल रेल म्यूजियम कहाँ पर है? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर है बताओ? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर है? नेशनल रेल म्यूजियम, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय अर्थात नेशनल रेल म्यूजियम कहाँ पर है? बताएंगे जी। नेशनल रेल म्यूजियम, रेल म्यूजियम ये साथी आपका कहाँ पर है? तो नेशनल रेल म्यूजियम जो है हमारा वह है चाणक्यपुरी में। और चाणक्यपुरी कहाँ पर है? नई दिल्ली में। क्या बोलोगे? चाणक्यपुरी नई दिल्ली में ये स्थित है, चाणक्यपुरी नई दिल्ली में। ऐसे ही रेल से संबंधित आप मुझे बताएं, रेलवे की इंटरनेशनल पर्यटक ब्यूरो सुविधा भी शुरू हुई थी। रेलवे की इंटरनेशनल पर्यटक ब्यूरो, या बोले पर्यटक ब्यूरो, इंटरनेशनल टूरिज्म ब्यूरो कितने शहरों में शुरू हुआ है आपका? अभी हाल ही में रेलवे ने 11 शहरों में इसको शुरू किया। कितने में? 11 शहरों में इसको शुरू हुआ है। रेलवे बोर्ड का साथी एक्ट कब आया था? क्या बोलेंगे? रेलवे बोर्ड एक्ट या रेलवे बोर्ड अधिनियम किस देश का था, किस वर्ष का था? सॉरी, 1905 का है। अगर मुझे बताएं रेलवे में जोन कितने हैं भारत में? रेलवे में साथी कितने जोन है? रेलवे जोन है हमारे देश में आपका 18, जिसमें अभी 19वां रेलवे जोन किसको कहा जाता है? वो है मेट्रो जोन। और मेट्रो जोन किसको? मेट्रो जोन कहा जाता है आपका
मेट्रो जोन जो कि आपका 19वां कहा जाता है वो है कोलकाता। जनरली आपसे पूछेगा तो क्या आंसर करके आएंगे भैया? 18 करके आएंगे। क्या बोलोगे? भैया उसको हम 18 करके आएंगे, 18 करके आएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी? 18 करके आएंगे। बताओ भैया कलकत्ता में मेट्रो कब चली थी? कितने साथी बता सकते हैं? कलकत्ता में भारत में सबसे पहली मेट्रो कलकत्ता में चली है। किस वर्ष में चली थी आपको बताना है। तो कलकत्ता में जो मेट्रो चली वो 1984 में चली, 1984 में चली, 1984 में। बहुत बढ़िया, आगे आएंगे। आजादी के बाद भारत में जनगणना अधिनियम सेंसस एक्ट जो है वो किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? सेंसस एक्ट किस वर्ष में आया था हमारा? 1960 में, 1962 में, 1955 में, 1948 में? तो आप कहेंगे 1948 में आया था भैया, 1948 में। भारत में जो जनगणना होती है वो किस मिनिस्ट्री के अधीन होती है? जनगणना बताओ किस मंत्रालय के अधीन होती है, किस मिनिस्ट्री के अधीन होती है? तो मिनिस्ट्री है इसमें होम मिनिस्ट्री। क्या बोलोगे? मिनिस्ट्री आती है इसमें होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय के अधीन। मुझे बताओ किस अनुसूची में इसका वर्णन है, किस अनुसूची में बताया गया है जनगणना को? अनुसूची बताई गई है आपका ये 7वीं में, 7वीं में। और ये किस सूची का विषय है? तो ये सेंट्रल लिस्ट का विषय है, यानी कि संघ सूची का सब्जेक्ट है। किसका? संघ सूची का सब्जेक्ट है। इसका जो उत्तरदायित्व है वो राज्य सरकार के पास होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में? रेस्पॉन्सिबिलिटी इसकी हमेशा होंगी केंद्र सरकार के पास में। और किस अनुच्छेद से होंगी? आप कहेंगे इसमें आर्टिकल होगा, आर्टिकल होगा 246 से। किसमें? आर्टिकल 246 से। मुझे बताओ जो पहली अनियमित जनगणना थी हमारे देश में, पहला जो इर्रेगुलर सेंसस हुआ था, इर्रेगुलर सेंसस, वो कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1872 में। तब आपका वाइसराय हुआ करता था मेयो। कौन था वाइसराय? जब, क्योंकि इसमें गवर्नर जनरल मत बोलना, 1858 के एक्ट से क्या हुआ था? गवर्नर जनरल को वाइसराय कहा जाने लगा था। और पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? पहली नियमित, पहली जो साथी रेगुलर सेंसस हुआ था, फर्स्ट रेगुलर सेंसस, वो हुआ था 1881 में। किसके टाइम पर? रिपन के टाइम पर हुआ था। किसके टाइम पर? रिपन के टाइम पर। यहाँ पर हम आपसे कहेंगे रिपन किस टाइम तक रहा था, ये भी आपको याद रखना है। रिपन का कार्यकाल है 1880 से 84, क्योंकि हमको अगली क्लासेस में इसमें बहुत सारी चीजें आपको याद करानी है, ठीक है। तो जो पहली नियमित जनगणना हुई थी, पहली अनियमित, इसमें साथी जो सेंसस कमिश्नर बनाए गए थे वो कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली रेगुलर हुई। और आपका जनगणना के आयुक्त किसको बनाया गया था? तो जनगणना का आयुक्त था इसमें WC प्लोडेन। कौन था? WC प्लोडेन इसमें जनगणना आयुक्त था 1881 में, ठीक है। अब स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? बताइए। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना के आयुक्त भी आपको पता होने चाहिए। स्वतंत्र भारत का पहला जो सेंसस हुआ था, या जो पहली सेंसस हुई, वो हुई 1951 में। क्या बोलोगे? वो हुई 1951 में, 1951 में। 1951 की जनगणना के समय की साक्षरता वगैरह आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर पहली सेंसस की बात करें तो इसके समय पर आपका जो सेंसस के लिए कमिश्नर बनाए गए, आयुक्त बनाए गए, वो कौन कौन थे? तो इसमें एक तो WM येटस थे, WM येटस, और इनके साथ में आपका दूसरे व्यक्ति थे RA गोपाल स्वामी। कौन? RA गोपाल स्वामी इनके साथ में, RA गोपाल स्वामी इनके साथ में दूसरी व्यक्ति थे, ठीक है। आप मुझे बताओ किस भारतीय शहर की सबसे पहले जनगणना की गई थी? किस भारतीय शहर की, कौन सा सिटी है इंडिया का जिसके सबसे पहले सेंसस किया गया? किस भारतीय शहर की सबसे पहले सेंसस की गई? सबसे पहले तो भारत, वही आज तो बांग्लादेश है अलग है, लेकिन पहले तो बांग्लादेश भारत का हिस्सा था, ढाका। तो क्या बोलेंगे? वो ढाका शहर था, ढाका। और ढाका का सेंसस किया गया था आपका 1830 में। किसने किया था? पहली जनगणना ढाका की किसने की थी? वो हेनरी वॉल्टर ने की थी। किसने? हेनरी वॉल्टर ने की थी। ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और बहुत पूछे जाते हैं, खूब पूछे जाते हैं, खूब। नेक्स्ट है जी, स्ट्रेट ड्राइव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? स्ट्रेट ड्राइव हॉकी से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, फुटबॉल से, या फिर बैडमिंटन? भैया जी क्रिकेट से संबंधित है। स्ट्रेट ड्राइव एक बुक भी है, साथी बताओ स्ट्रेट ड्राइव बुक को किसने लिखा है? तो इस बुक को लिखा है आपका किसने? इस बुक को लिखा है सुनील गावस्कर ने। और निक नेम क्या है सुनील गावस्कर का? सुनील गावस्कर का निक नेम बताओ। तो सुनील गावस्कर का निक नेम आप कहेंगे भैया लिटिल मास्टर है। मास्टर ब्लास्टर किसको कहते हैं? सचिन तेंदुलकर को कहते हैं। बॉम्बे बॉम्बर किसको बोलते हैं? मुंबई में जन्मे सचिन तेंदुलकर जी को। अच्छा ये तो स्ट्रेट ड्राइव हो गया। एक बुक और बताओ हमको, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये किसकी है? पूरी कक्षा का जवाब आना चाहिए शोर के साथ में। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये किसकी है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट याद रख लेना, ये साथी आपका कपिल देव की है। क्या बोलोगे? कपिल देव कब कप्तान थे? कौन से वर्ल्ड कप में? भैया 1983 में कप्तान थे, 1983 में। क्रिकेट के बहुत चर्चित क्वेश्चन पूछूं आपसे, एक टेस्ट ओवर में, टेस्ट मैच की एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? बताइए। एक ओवर में एक खिलाड़ी ने टेस्ट में 35 रन बना रखे हैं, वो कौन है? तो आप कहते हैं ना टेस्ट में रन नहीं बनते, तो एसएससी का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, कोई सेगमेंट नहीं छोड़ा उसने ना पूछा हो। जसप्रीत बुमराह कितने रन बनाए थे? 35 रन। 35 रन बनाए थे किसकी गेंद पर? भैया स्टुअर्ट ब्रॉड, बेचारे का नसीब खराब है। स्टुअर्ट ब्रॉड की ही गेंदों पर युवराज सिंह ने 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए थे। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, युवराज सिंह ने 6 बॉल पर 6 छक्के किस मैदान में लगाए थे? उस मैदान का नाम आपको बताना है। तो आप क्या बोलेंगे? भैया किंग्स मीड है। क्या है? किंग्स मीड मैदान है। कौन सा है? किंग्स मीड मैदान है। निम्नलिखित में से किसने अनब्रेकेबल पुस्तक लिखी है? अनब्रेकेबल पीवी सिंधु की है क्या? आप कहेंगे नहीं, सटलिंग टू द टॉप है इनकी। कौन सी है? सटलिंग टू द टॉप, सटलिंग सटलिंग टू द टॉप इनकी बुक का नाम है, सटलिंग टू द टॉप। इंदिरा नुई माई लाइफ इन फुल, इनकी बुक का नाम है माई लाइफ इन फुल, जो पैप्सिको में थी इंदिरा नुई, वही है ये लिखिए अनब्रेकेबल मैरी कॉम ने। मैरी कॉम कौन सा गेम खेलती है? भैया मुक्केबाज है। मुझे बताइए कौन से ओलंपिक में इन्होंने मेडल जीता था? कौन से ओलंपिक में थी मैरी कॉम? तो वो ओलंपिक था 2012 का, 2012 का। ये मैरी कॉम से दिल्ली पुलिस बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, दिल्ली पुलिस वाले तुम ध्यान रख लेना। इसकी वेट कैटेगरी पहले पूछा था, जब कोई खिलाड़ी खेले तो उस समय उसकी वेट कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट। तानिया मिर्जा, इनकी बुक बहुत चर्चित है, एसएससी हर एग्जाम में लगभग पूछती है। एस अगेंस्ट ऑड्स, क्या बोलोगे? एस्ट अगेंस्ट ऑड्स, ऑड्स इन्हीं की बुक है। कुछ किताबें हम आपसे पूछेंगे। प्लेइंग टू विन किसने लिखी है? बताओ। प्लेइंग टू विन किसने लिखी है? प्लेइंग टू विन एक भारतीय खिलाड़ी है, ये आपको बतानी है। एक साथी आप हमें बताओ, प्लेइंग टू विन बता दीजिए पहले। तो आप कहेंगे साइना नेहवाल की है। ये साइना नेहवाल की बुक है, साइना नेहवाल की बुक है। गोल्डन गर्ल बताओ किसकी बुक है? गोल्डन गर्ल, गोल्डन गर्ल, गोल्डन गर्ल आपका साथी पीटी ऊषा, प्रवल्ली कांति टेक परमिल ऊषा की बुक है, पीटी ऊषा की बुक है। हम आपसे पूछेंगे बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, ये किसकी?
बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, अपने पैरों को, साथी जब ये दिव्यांग हो गई तब भी आपका पर्वत पर पहुंची थी। तो ये है अरुणिमा सिन्हा। क्या बोलेंगे? अरुणिमा सिन्हा की बुक, अरुणिमा सिन्हा की बुक है, बहुत चर्चित बुक है। द स्मॉल वंडर किसकी बुक है? द स्मॉल वंडर, द स्मॉल वंडर किसकी बुक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, भारत की जिम्नास्ट हैं आपका दीपा कर्माकर। क्या बोलोगे? दीपा कर्माकर की बुक है, दीपा कर्माकर की बुक। अब हम आपसे पूछेंगे, हमको क्रिकेटर जिनको लेडी सचिन भी बोलते हैं, मिताली राज की बुक का नाम बताओ। मिताली राज ने कौन सी बुक लिखी है? अभी हमने बुक देके राइटर का नाम पूछा, आपका ऑथर का नाम देके पूछेंगे। मिताली राज की किताब बताओ, एक तो मिताली राज की बतानी है, और एक मिताली राज के अलावा बताओ मारिया सारापोवा की बुक, मारिया सारापोवा जो कि रूस की आपका टेनिस प्लेयर है, मारिया सारापोवा। और आपका एक किताब हमको बताओ आप, नाओमी ओसाका की कौन सी किताब है? नाओमी ओसाका की कौन सी किताब है? ये भी बताना नाओमी ओसाका कौन से देश की खिलाड़ी हैं। मिताली राज तो भारत की हैं, इनकी किताब का नाम है अनगार्डेड। कौन सी? अनगार्डेड बुक है इनकी, अनगार्डेड। मारिया सारापोवा की है अनस्टॉपेबल। क्या बोलोगे? अनस्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल बुक है इनकी, माई लाइफ सो फार। और नाओमी ओसाका की बुक का नाम है हर जर्नी टू फाइंडिंग हर पावर, हर जर्नी टू, हर जर्नी टू फाइंडिंग, फाइंडिंग हर पावर, फाइंडिंग हर पावर, पावर, हर पावर एंड हर वॉइस, हर वॉइस। हर लड़की, हमारी जो कक्षा अभी देख रही है, हमारी जो भी बहन, तो आप सबका संघर्ष इस किताब के नाम के साथ में आपको महसूस करना चाहिए। आपकी जो जर्नी है वो लड़की नहीं, लड़के के लिए भी अप्लाई होता है, लेकिन क्योंकि राइटर एक आपका फीमेल है तो इसीलिए हम कह रहे हैं हर जर्नी टू फाइंडिंग हर पावर एंड हर वॉइस। आपकी जो ये यात्रा है ना बहन, ये जो आपकी यात्रा है, ये आपकी शक्ति और आपकी आवाज़ के लिए, और आपको अपनी जो यात्रा तय करनी होगी जीवन भर, वो आपको अपनी शक्ति और आवाज़ के लिए तय करनी होगी, ताकि आपकी आवाज़ बुलंद हो सके, ताकि आपके पास बहुत सारी शक्तियाँ हों, ताकि आप क्रोधियों से लड़ पाए, ताकि आप अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त कर पाए। तो नाओमी ओसाका किस देश की खिलाड़ी है बताएं? ये किस देश की हैं? ये जापानी है, जापान की हैं। और मारिया सारापोवा ये रूस की खिलाड़ी हैं, ये रूस की खिलाड़ी हैं। भारतीय संविधान का रिक्त स्थान मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। तो फोर्स्ड लेबर और ट्रैफिकिंग को कौन बंद करता है? आपका 26, 28, 20, आपका 28, 26, 23। तो आप बोलेंगे 23 बंद करता है। कौन? 23। क्योंकि इसमें क्या कर दिया गया, किसी भी तरह की ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती। और इसी के लिए आपका हम लेके आए थे एक, अच्छा पहले आर्टिकल 24 भी हमको बताओ क्या है। आर्टिकल 24 ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार आप कहेंगे, हाँ जी। तो 24 में इसमें क्या है आपका? बाल श्रम को रोका गया, बाल श्रम पर प्रतिबंध, यानी कि बच्चों को, कितनी उम्र तक के बच्चों पर, कितनी उम्र तक के बच्चों पर? तो आप कहेंगे प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। ये कितने तक होता है? ये आपका 14 वर्ष तक होता है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर कब तक है? 14 वर्ष तक है, 14 वर्ष तक। और इसी के लिए एक एक्ट आया था, बाल एवं किशोर श्रम निषेध अधिनियम, बाल एवं किशोर, बाल एवं किशोर, सॉरी, बाल एवं किशोर श्रम निषेध अधिनियम, मतलब इन बच्चों से कार्य नहीं कराया जाना है, निषेध अधिनियम। इसी को हमने कहा, क्या बोलेंगे इसको? चाइल्ड एंड अडोलसेंट। क्या बोलोगे? चाइल्ड एंड अडोलसेंट, अडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एक्ट, लेबर प्रोहिबिशन एक्ट। ये किस वर्ष में आया था बताओ? प्रोहिबिशन एक्ट ये किस वर्ष में आया? तो आप बोलेंगे 1986 में आया था, 1986। एक बाउंडेड लेबर को आप जानते होंगे, जबरन किसी से कार्य कराना, बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब आया? ये भी बहुत पूछा जाता है। बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, बॉन्डेड लेबर, बॉन्डेड लेबर अबोलिशन एक्ट, ये कब का है? क्या बोलेंगे? बॉन्डेड लेबर, बॉन्डेड लेबर, लेबर उन्मूलन, उन्मूलन क्या बोलते हैं आपका? बंधुआ मजदूरी उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब हो गया अबोलिशन। क्या बोलोगे? अबोलिशन, अबोलिशन एक्ट ये कब का है? तो हम सबका आंसर आएगा कि भैया ये एक्ट है हमारा अबोलिशन एक्ट 1976 का। एक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम वेजेस एक्ट, न्यूनतम मजदूरी, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, क्या बोलोगे? न्यूनतम, मिनिमम वेजेस एक्ट ये कब का है? जो साथी आपका मिनिमम वेजेस एक्ट है, ये है आपका मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का। ये हमको पता होना चाहिए, तीनों एक्ट पता होना चाहिए। बाल एवं किशोर, बाल एवं आपका किशोर श्रम निषेध अधिनियम ये 19 आपका 86 का है, और बॉन्डेड लेबर यानी बंधुआ मजदूरी के लिए 1976 का है, ओके। और मिनिमम वेजेस के लिए 1948 का है। चार मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध होता है, यानी कि जो इंडियन सिटीजन्स को भी मिलेगा और साथ ही आपका फॉरनर्स को भी मिलेगा। देखो, इसके लिए हमको पता होना चाहिए वो सभी फंडामेंटल राइट्स जो कि सिर्फ इंडियंस को प्राप्त हैं। तो ये फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं जो इंडियंस को प्राप्त हैं? तो 15 है, 16 है, 19 है और आपका 29 है और 30 है। ये सिर्फ भारतीयों को है। ये किसको है? ये ओनली इंडियंस के लिए है, ओनली इंडियंस के लिए। और बाकी के सभी किसके लिए हैं? बाकी के सभी दोनों के लिए हैं। यानी देखो, धर्म, कुल, लिंग, जाति और जनता, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये आर्टिकल 15 ये सिर्फ इंडियंस के लिए है, फॉरनर्स को नहीं है। आर्टिकल 16 हमारे यहाँ पर कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होगा, जो भी लोक नियोजन होगा, उस पर सिर्फ इंडियंस को। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए, ये भी सिर्फ 29 एंड 30 भी इंडियंस के लिए। धार्मिक मामलों में ये कौन सा? आर्टिकल 26। तो ये तो क्या बोलेंगे? सभी को प्राप्त हो जाए, सभी को प्राप्त हो जाए, क्योंकि बस 5 याद रखने, ज़्यादा नहीं याद रखने। भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट, हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हेबियस कॉर्पस हमने आपको बताया था, सुप्रीम कोर्ट में जो रिट बताई गई है वो किस आर्टिकल में बताई गई है? तो रिट बताई गई है आपका आर्टिकल 32 में। और साथ ही हाई कोर्ट में अगर हम बात करें, हाई कोर्ट में जो आपका याचिका बताई गई है वो बताई गई है आर्टिकल 226 में, 226 में, 32 में। कितनी? सुप्रीम कोर्ट में कितनी रिट होती है आपका? 5 रिट होती हैं। उन्हीं के ऊपर ये क्वेश्चन है हमारा कि 5 रिट जो होती हैं वो क्या होता है? हैबियस कॉर्पस में आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होता है, राइट टू हैबियस कॉर्पस। और हैबियस कॉर्पस में आपको क्या बोलेंगे कि कितने घंटे के अंदर पेश करना पड़ता है मजिस्ट्रेट के सामने? 24 आवर्स में।
और इसका मतलब होता है कैसा पेश करना होगा, सशरीर उपस्थित करना होगा उसके शरीर के साथ में, सशरीर उपस्थित करना, कितने घंटे में, 24 घंटे में सशरीर उपस्थित करना होगा, ठीक है, सशरीर उपस्थित करना, ठीक है। और आपका 5 और कौन कौन से होते हैं, हम आदेश देते हैं, वी ऑर्डर, ये कौन सा होता है, ये होता है वी ऑर्डर, परमादेश। मान के चलो आप किसी अधिकारी के पास में गए और वो आपका काम नहीं कर रहा है, तो आप उससे बोलना जी मैं तो जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट सीधे, ठीक है। इसको बोलते हैं मैंडेमस, क्या बोलते हैं, मैंडेमस। और तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा, भैया आपको लोगों का काम करने के लिए बिठाया गया है, लोगों का काम करने के लिए बैठाया गया है, तो ये होगा आपका मैंडेमस, परमादेश, हम आपको आदेश देते हैं ये काम करो। जैसे इसमें तीसरा क्या होता है, तीसरा इसमें होता है क्यों वारंटो, अधिकार परीक्षा। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, आपने गलत तरीके से, आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है या आपके ऊपर कोई केस लिखवा दिया, क्यों बोलते हैं कि बच्चों को अपना ध्यान रखना चाहिए सिलेक्शन के दौरान, क्योंकि मान के चलो आपके ऊपर किसी ने केस करवा दिया, लेकिन आपने किसी तरीके से वेरिफिकेशन करा लिया थाने से गलत, और आप पहुंच गए ज्वाइनिंग पे, अपनी पे ज्वाइनिंग पे पहुंच गए, आपको पड़ोसी को पता चला कि आप ज्वाइनिंग पे, आजकल सोशल मीडिया का जमाना, आप दिखाते जरूर है जब आपका सिलेक्शन होता है, चिल्लाते हैं, आप चीखते हैं, स्टोरी लगाते हैं, लोगों को पता नहीं क्यों दिखाना चाहते हैं, इस दौरान ही वो 4 लोग साजिश करते हैं आपके खिलाफ में, कहते हैं इसका नाम किसी झूठे मुकदमे में लिखवा दो, ठीक है, कल को ये हमारे फिर आपके हाथ जोड़ेंगे, ठीक है, परेशान होंगे, लोगों को ऐसे फंसाया जाता है। हेलो, होता है ऐसा या नहीं होता, हाँ जी होता है। तो उसमें क्या होगा आपका, फिर आपको गवर्नमेंट ये पूछेगी कि भाई तुमने तो अपना वेरिफिकेशन झूठा करवा लिया, गलत तरीके से करवा लिया, आपके ऊपर कोई चार्ज बन जाएगा, फिर आपसे पूछा आप किस अधिकार से कर रहे हैं, या आप किसी ऐसे अधिकार का आप मान के चलो उसको धारण कर लेते हैं जिसके लिए आप अथॉरिटी नहीं है, तब भी क्यों वारंट होगा, किस अधिकार से, किस अधिकार से, है ना। चौथा होगा आपका, इसमें चौथा होता है उत्प्रेषण, क्या होता है, उत्प्रेषण, जिसको सर्चियरी भी बोलते हैं या सर्टियोररी भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, सर्चियरी बोलते हैं वैसे तो, क्या बोलेंगे, सर्चियोररी बोलते हैं, सर्चियोररी। इसमें क्या होता है, जो कोर्ट से अपना, जो निचला कोर्ट होता है उससे अपनी प्रोसीडिंग्स को मंगा लेता है कोर्ट, है ना, मांग लेना, इसका अर्थ ये है। और एक पांचवा होता है प्रतिषेध, जब निचले कोर्ट पर आपका जो हायर कोर्ट है वो रोक लगा देती है, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन इसको बोलते हैं, यानी इसका मतलब क्या है, जब मामला निचली अदालत में हो, और इसका अर्थ क्या होता है, मना कर देना, किससे मना कर देना, लोअर कोर्ट से, बोलो एक बार किससे मना कर देना, बोलेंगे लोअर कोर्ट से, लोअर कोर्ट से।